हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप? आज हम अपना मैथ्स का क्लास आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि आपको पता है, पीछे की जो अपनी मैथ्स की क्लास हुई है उसमें हमने 5.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट कर लिए हैं। आज क्वेश्चन 12 से अपन आगे स्टार्ट करेंगे। तो आप अपनी नज़र बोर्ड पे जमाए रखें और हमेशा बोलता हूँ आपको अपनी मैथ्स की बुक और साथ में एक पेन और एक रफ नोटबुक आप हमेशा साथ लेके बैठें, जिससे कि आपको सब कुछ समझ में और साथ साथ में नोट करते रहें। और जो भी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं। आगे हम क्वेश्चन नंबर 12 आपको करवाते हैं कंटिन्यू, तो ध्यान से देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 में हमें दिया गया है कि दो समांतर श्रेणी अपने पास में कितनी है? दो समांतर श्रेणियों के 100वें पदों का सार्वअंतर समान है यदि उनकी 100वें पदों का अंतर 100 है। दो समांतर श्रेणी हैं, उनका सार्वअंतर का मान समान दिया गया है, उनके 100वें पद का अंतर 100 दिया गया है। तो पूछा क्या गया है कि 1000वें पद का उनका अंतर क्या होगा। देखिए, माना पहली समांतर श्रेणी का प्रथम पद अपन ने माना ए। इसी प्रकार से अगर हम दूसरी समांतर श्रेणी है उसका जो पद है उसका पद अपन ने माना प्रथम समांतर श्रेणी का ए है, दूसरी समांतर श्रेणी का पद ए डैश है। कौन सा? पहला पद है। सार्वअंतर में क्या दिया है? समान। सार्वअंतर डी जो है वो क्या है? दोनों समांतर श्रेणियों का समान है। इतना क्वेश्चन में दिया गया है। अब दिया है दोनों समांतर श्रेणियों के 100वें पदों का अंतर 100 है। 100वें पदों का अंतर कितना है? 100। तो पहली समांतर श्रेणी का जो 100वां पद होगा वो कितना हो जाएगा? ए 100। इसी प्रकार से अगर दूसरी समांतर श्रेणी लेके चले हम तो दूसरी समांतर श्रेणी का 100वां पद कितना हो जाएगा? ए डैश 100। अब आपको पता है अगर 100वां पद हमसे पूछा है, कौन सा पद? 100वां पद, तो वो हमेशा कितना होता है? a प्लस 99d। क्यों? मैंने बता रखा है जब भी n का मान लेते हैं हमेशा उससे एक कम लेते हैं, n-1 का वैल्यू रखते हैं। तो हम क्या लेंगे? a प्लस में 99 और d। इसी प्रकार अगर दूसरी समांतर श्रेणी है जिसका प्रथम पद a डैश है, 100वां पद कितना हो जाएगा उसका? a डैश प्लस 99d। मैंने दोनों जगह d समान क्यों रखा? क्योंकि ऐसा क्वेश्चन में दिया है कि d जो है सार्वअंतर है उसका मान समान है। अब देखिए इनका अंतर 100 है, यानी a 100 माइनस a डैश 100 क्या दिया है? a 100 का वैल्यू माइनस a डैश 100 का वैल्यू 100 दिया है। प्रथम समांतर श्रेणी का 100वां पद, दूसरी समांतर श्रेणी का 100वां पद का अंतर 100 है। तो पहली समांतर श्रेणी का 100वां पद है a प्लस में 99d माइनस दूसरी का क्या है? a डैश प्लस 99d। इसका मान कितना दिया है? 100। यहां से क्या हो जाएगा? 99d से 99d कैंसिल, अपने पास में क्या आएगा? a माइनस a डैश बराबर 100। अपने पास में क्या आ गया? a माइनस a डैश का वैल्यू क्या? ये हमने माना कि समीकरण नंबर फर्स्ट। क्या माना? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब अपने पास में क्या आया? a माइनस a डैश का वैल्यू, ध्यान से देखिए, a माइनस a डैश का वैल्यू 100, यानी प्रथम समांतर श्रेणी का प्रथम पद और दूसरी समांतर श्रेणी के प्रथम पद है, उन दोनों का जो अंतर है उसका मान कितना है? 100। लेकिन हमें ज्ञात क्या करना है? तो उनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। अब देखिए ध्यान से, पहली समांतर श्रेणी है कौन सी? फर्स्ट समांतर श्रेणी, उसके हजारों पद कितना हो जाएगा? a प्लस 999d, यही होगा। इसी प्रकार अगर दूसरी समांतर श्रेणी लेके चलूं तो उसका क्या हो जाएगा? a डैश प्लस 999d, ये होगा। पहली समांतर श्रेणी का प्रथम पद आपको पता है a था, दूसरी समांतर श्रेणी का हमें a डैश मानना था, तो
दोनों का जो मान है a + 999d एंड द सेकेंड पैरेलल सीरीज द वैल्यू ऑफ 1000 टर्म्स कितना हो जाएगा a डैश + 999d। क्या है, इन दोनों का जो नेगेटिव यानी माइनस है उसका वैल्यू हमें दिया गया है कितना, दिया कहाँ है, पूछा ही तो है ये, क्या पूछा है कि दोनों का अंतर कितना है, तो हम अंतर फाइंड करेंगे यानी a + 999 माइनस a डैश + 999d का वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ से मान फाइंड करेंगे तो 99d से 999d से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा अपने पास में a - a डैश, और a - a डैश का वैल्यू हमने पहले ही इक्वेशन में प्राप्त कर लिया है, इसका मान कितना है 100। तो हम कह सकते हैं कि अगर जो दोनों समांतर श्रेणियां हैं उसके 100वें पदों का अंतर अगर 100 है तो उनके 1000वें पदों का अंतर भी कितना है 100। यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा आसानी से। आप दोबारा देख सकते हैं, प्रथम समांतर श्रेणी का प्रथम पद a माना, दूसरी समांतर श्रेणी का प्रथम पद a डैश माना, तो इस पहली समांतर श्रेणी का 100वां पद क्या होगा a + 99d, दूसरा पद क्या होगा दूसरी समांतर श्रेणी का 100वां a डैश + 99d, दोनों का माइनस क्या आएगा अपने पास में a - a डैश, इसका वैल्यू कितना आया 100 दिया है। पूछा है हजारवां पद, पहली समांतर श्रेणी का हजारवां पद ये, दूसरी समांतर श्रेणी का हजारवां पद ये, दोनों को क्या करना है माइनस करना है। माइनस किया तो क्या बचा a - a डैश, और हमने पहले फाइंड किया कि a - a डैश का वैल्यू कितना है 100। तो हम कह सकते हैं कि अगर दो समांतर श्रेणियों का 100वें पदों का अंतर 100 है तो उनके 1000वें पदों का अंतर भी क्या होगा 100। आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी रफ नोटबुक में एक बार इसको करके देखिए, साथ में वीडियो को फ्यूज करके आप एक बार इस क्वेश्चन को करके देखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, तो आप रफ कॉपी में जब मैं करवाता हूं तो उसी के साथ में ही वीडियो को फ्यूज करके एक बार उस क्वेश्चन को करके देखिए। अगर आपको कहाँ दिक्कत होती है, कोई डाउट होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइए कि यहाँ पर डाउट है, तो मैं आपको दोबारा आगे की जो कक्षा होगी उसमें जो पहले के 5 मिनट है मैं आपको जरूर उसमें इस क्वेश्चन के बारे में समझाऊंगा। अगर आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट करना, और नहीं है तो यस सर जरूर करना, और वीडियो को लाइक जरूर करना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। कितने अंकों वाली 3 अंकों वाली। सबसे पहले हम ये पता होना चाहिए कि 3 अंकों वाली जो संख्याएं हैं वो कहां से स्टार्ट होती हैं। 3 अंकों वाली संख्या कहां स्टार्ट होती है, देखो आपको पता है जब हम 99 तक चलते हैं तो संख्या 2 आती है, अंक 1 और अंक 2 ही होते हैं। लेकिन 3 अंकों की जब संख्या स्टार्ट होगी तो आपको पता है कहां से स्टार्ट होगी 100 से, यानी 100, 101, 102, 103, 104, 105, ऐसे मतलब आगे चलते जाएंगे और कहां तक की 999। ये टोटल संख्याएं हैं, क्या है सभी 3 अंकों की संख्या लिखी है मैंने एक बार, ना कि मैंने 7 से विभाज्य संख्या लिखी है। मैंने क्या लिखा है कि संख्या क्या है 3 अंकों की संख्याएं हैं। अच्छा, अब ये 3 अंकों की संख्याएं हैं, लेकिन क्वेश्चन में दिया है कि 3 अंकों की कितनी संख्या, सात से विभाज्य है। मतलब ऐसी कौन सी संख्याएं हैं 3 अंकों की जिसमें 7 का भाग पूरा पूरा जाए, मतलब 7 से वो कंप्लीटली अच्छे प्रकार से डिवाइड हो जाए, मतलब उसमें शेष फल का मान 0 होना चाहिए, वही क्या होंगी 7 से विभाज्य। अब आप देख सकते हो इनमें से कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य हैं। तो आप देखिए सबसे पहले 100 7 से विभाज्य है, नहीं है। 102 भाग दे के देखिए, नहीं है। 102 नहीं है। 103 ये भी नहीं है। 104 ये भी नहीं है। सबसे पहली जो संख्या अपने पास में 105, क्योंकि 7 से कम 7 होता है, बच गया 3 यानी 35 और 7 पंजे 35, मतलब 7 का जो भाग है सबसे पहले 3 अंकों की संख्याओं में स्टार्टिंग 105 से स्टार्ट होता है। कहां से 105 से, यानी हम पहली संख्या कौन सी लेंगे 105। अब आपको पता है अगर पहली संख्या 105 है और 7 से विभाज्य संख्याएं चाहिए तो इसमें 7 आगे ऐड करते जाएंगे और साथ ही इसमें क्या हो जाएगा
डी का मान यानी सार्वंतर हो जाएगा। तो इसमें 7 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 112, आगे कितना 119, ऐसे ही चलती जाएंगे अपनी संख्या। अब देखिए लास्ट में, सबसे लास्ट में क्या है 999। अब आप देख सकते हो 999 में 7 का भाग जाता क्या, नहीं जाता। 98 में ये भी नहीं जाता। आप चेक कर लेना भाग देके, 96 में नहीं जाता, 97 में नहीं जाता, 95 में नहीं जाता, हाँ 94 में भाग जाएगा, किसमें 94 में। तो अंतिम जो संख्या होगी अपनी 994, यानी 3 अंकों की ऐसी संख्याएं 105 से स्टार्ट होती हैं और 994 पे खत्म होती हैं, जिसमें क्या होता है 7 का भाग जाता है। अब ये संख्याएं हैं, अभी एक समांतर श्रेणी पर होगी अपने पास में, कौन सी, पैरेलल सीरीज प्राप्त हो गई। ए का मान पता है, डी का मान पता है, अंतिम पद पता है, फाइंड किसका करना वैल्यू, एन का, किसका, एन का। तो अंतिम पद के सूत्र के माध्यम से, कौन सा, ये सूत्र देखिए ध्यान से, ये सूत्र आपको पता है, मैंने पिछली कक्षा में आपको अच्छी प्रकार से करवा रखा है, a + n - 1 इंटू डी, अंतिम पद का। अब अपने पास में ध्यान से देखिए, a का मान दिया है, a का मान कितना है 105, d का वैल्यू है वो कितना है 7, और अंतिम पद a n है का वैल्यू कितना है 994। ये तीनों वैल्यूज हैं आपको गिवन यानी दिया गया है। तो फाइंड करना है वैल्यू ऑफ n। तो देखिए वैल्यू पुट कीजिए इक्वेशन के अंदर, क्या होगा 994 बराबर a का वैल्यू 105 प्लस n का वैल्यू फाइंड करना है माइनस इंटू डी, डी का वैल्यू कितना 7। अच्छा अब देखिए, अब 105 इस साइड में पॉजिटिव है, अगर इसको लेफ्ट साइड में लेके आता हूँ तो किसका हो जाएगा माइनस का, यानी 994 है उसमें से 105 अगर माइनस करता हूँ तो आगे क्या बचता है n - 1 मल्टीप्लाई में 7। अब इसमें से अगर ये मल्टीप्लाई करता हूँ तो 9 में से 5 का कितना बचा 4, अच्छा 9 का 9 में से 1 गया 8, अरे 4 994, यानी कितना बचेगा अपने पास में 889। इसका वैल्यू कितना है अपने पास में n - 1 मल्टीप्लाई। क्या किया मैंने 105 को जब मैं लेफ्ट साइड में लेके आया तो 994 में से 105 माइनस होगा, और इसमें से जब 105 माइनस होता है तो 889 बचता है, उसका वैल्यू किसके इक्वल है n - 1 मल्टीप्लाई में 7। अब देखिए आगे क्या करेंगे, 889 है अपने पास में, ठीक है, उसमें 7 से डिवाइड हो जाएगा प्लस 1 ऐड हो जाएगा, वो किसका वैल्यू होगा n का। ये भाग में आ गया, माइनस का 1 प्लस का हो गया। अगर इसमें जब मैं 7 का भाग देता हूँ तो कितना आता है अपने पास में 7 1 जा 7, बच गया 18, 7 2 जा 14, कितना बच गया 4, यानी 49 बच गया। और 49 में जब 7 का भाग दिया तो कितना आया 7, यानी n का जो वैल्यू है वो कितना आया 127 प्लस आगे 1 और है, तो टोटल कितना हो जाएगा 128। यानी हम बोल सकते हैं कि n का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा 128। तो 3 अंकों की टोटल 128 ऐसी संख्याएं हैं जो कि 7 से विभाज्य हैं। 3 अंकों की हैं जो 105 से स्टार्ट होती हैं और 994 पे खत्म होती हैं। मैंने आपको बताया हालांकि 3 अंकों की संख्या ये सभी हैं, ये 100 से स्टार्ट होती हैं। कुछ बच्चे बोलते हैं कि 3 अंकों की संख्या हो तो ये हैं, तो ये इसमें से लेना ए और डी का मान है, लेकिन इसमें से हम नहीं ले सकते क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि हमें ओनली 7 से विभाज्य संख्या ही चाहिए हैं, और 7 से विभाज्य संख्या आपको पता है क्या है, यही है 105, 112 है, 119 और 994। तो इन्हीं संख्याओं के माध्यम से हम एपी तैयार करेंगे, ए का मान डी का वैल्यू फाइंड करेंगे और अंत में एन का मान फाइंड करेंगे। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। आगे देखिए, कंटिन्यू करते क्लास को आगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 13 क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा आसानी से। अगर कोई दिक्कत है, कोई डाउट आती है किसी भी क्वेश्चन में आपको मैथ्स में, हर एक चैप्टर के अंदर, मैंने आपको बोल रखा है, आपको बस कमेंट बॉक्स में ये बता देना कि इस चैप्टर के अंदर हमें इस क्वेश्चन में डाउट है। तो मैं आपको डेली बोलता हूँ कि स्टार्टिंग की जो 5 मिनट होता है अपनी क्लास की, उसमें मैं आपको उस क्वेश्चन का सॉल्व जो आंसर है वो जरूर दूंगा। तो आप बस कमेंट में बता जरूर दिया करो कि इस क्वेश्चन में डाउट है।
तो आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा गया है कि 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं। पूछा गया है कि 10 से 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। अब 4 के गुणज का मतलब होता है जो भी संख्याएं 4 की मल्टीप्लाई में आती है, यानी कि 4 के पहाड़े में जितनी भी संख्याएं आएंगी वो क्या होंगी 4 की गुणज, यानी 4 दूनी 8 होता है, 12 होता है, 16 होता है, 20 होता है, 24 होता है, 28 होता है, 32 होता है। ये सभी क्या होते हैं 4 के गुणज होते हैं। लेकिन चाहिए हमें 10 से लेकर के 250 के बीच में। तो आप देख सकते हो, सबसे पहले देखो 10 क्या 4 का गुणज होता है कि 4 की टेबल में कभी 10 आता है क्या, नहीं आता। तो हम 4 को नेगलेक्ट करेंगे, मतलब 4 हम अपनी एपी के अंदर नहीं लेंगे क्योंकि 10 है वो 4 की टेबल में नहीं आ रहा। तो हम क्या लेंगे, आगे देखिए 11 आता है, नहीं आता। उसके बाद में चेक किए 12 आता है, सबसे पहले क्या आएगा, यानी 12 जो है वो 4 की टेबल में आता है। तो उसके बाद में पता आपको 4 के अंतर के साथ में आगे चलता जाएगा। उसके बाद में 16 आ जाएगा, उसके बाद में 20, उसके बाद में 24, उसके बाद में 28। ऐसे कंटिन्यू करते करते मैं पूरा तो बोर्ड पे लिख नहीं सकता। अगर पूरा लिखेंगे तो क्या होगा, हम 2 दिन तक इसी चीज को लिखते रहेंगे। इसीलिए अंतिम पद का सूत्र हमें प्रोवाइड किया गया है कि n का मान इस प्रकार से हमें ज्ञात कर सकते हैं। अंत में 250 अपने पास में, तो क्या मैं 250 लिखूं इधर, ध्यान से देखिए एक बार। 250 में कि 4 से डिवाइड होता है, नहीं होता, क्योंकि 4 से का 24 अपने पास में 10 बचता है फिर से, और 10 में 4 का डिवाइड नहीं होता। इसलिए हम बोल सकते हैं कि 250 इज नॉट डिवाइडेड बाई 4। तो हम क्या लेंगे, देखिए 249 पे आई, ये भी 4 से डिवाइड नहीं होता। 4 से डिवाइड वही संख्या होती है, हम आपको बता देते हैं, एक बार रूल होता है 4 से वही संख्या डिवाइड होती हैं जिनमें लास्ट के इकाई और दिहाई का अंकों में अगर 4 का भाग जाता है तो पूरी की पूरी संख्या 4 से डिवाइड होती है। क्या कि अगर किसी संख्या की इकाई और दिहाई में अगर 4 का भाग जाता है तो वो पूरी की पूरी संख्या क्या होती है 4 से डिवाइड। जैसे मैं एज एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, देखना एज एग्जाम्पल क्या है। जैसे मैंने एक संख्या ली अपने पास में 14434494344। मैं बोलूँ चेक करना कि ये संख्या 4 से बाजे है या नहीं है, तो अपने को तो चेक करना ही नहीं, हम तो आलसी हैं, चेक नहीं करेंगे, देख के बता देंगे कि 4 से भाग जाएगा नहीं जी, तुक्का सा लगा देंगे। लेकिन तुक्का भी कैसा लगाएंगे, जो 100% करेक्ट तुक्का वही लगाते हैं हम। देखिए मैं आपको ट्रिक बताता हूँ इसकी क्या है कि ऐसी संख्या जब अपने पास में बड़ी संख्या आती हैं और उसमें अपने को क्या करना है 4 से विभाज्य का चेक करना है, तो आप लास्ट के बस इकाई और दहाई के 2 डिजिट उठाइए, लास्ट के इकाई का और दहाई का, उनमें चेक कीजिए। अगर 4 का भाग जा रहा है पूरा पूरा तो मान लीजिए कि जो पूरी की पूरी संख्या उसमें क्या होगा 4 से भाग जाएगा। इसमें देखिए 4 से जा रहा कितनी बार, 11 बार, इसलिए पूरी की पूरी जो संख्या है क्या है डिवाइडेड बाई 4। तो मैं बोल सकता हूं लास्ट की जो संख्या अपनी ये जाएगी 248, क्योंकि इसमें 4 का भाग जाता है। 48 में कितनी में 12 बार जाता है, ठीक है। अब अपने पास में एक एपी तैयार हो गई है। ये क्या है कि एपी पैरेलल सीरीज है अपने पास में, जिसमें ए का वैल्यू पता आपको कितना है 12, ए का वैल्यू होता है स्टार्टिंग का पद, डी का वैल्यू पता है क्या होता है 2 - a1 यानी 16 - 12, यानी कितना आ गया अपने पास में 4। ए का वैल्यू पता है, डी का वैल्यू पता है, साथ में अंतिम पद ए एन का वैल्यू देखिए कितना है 248। 3 वैल्यूज अपने को दिया गया है और आपके पास में समीकरण होता है जिसके अंदर 4 वैल्यूज होती हैं। अगर 3 वैल्यूज अपने पास में क्या है फाइंड नहीं है तो लास्ट का जो वैल्यू है उसको हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं एज ए लास्ट टर्म। जो इक्वेशन होता है ए एन बराबर a + n - 1 इंटू डी, क्या होता है इसी के माध्यम। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि जो सूत्र है आप इसको जरूर एक बार लिख के देखें और इसको याद करें, क्योंकि अपनी जितना भी चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन आएंगे आगे उनमें हर एक में क्वेश्चन में अंतिम पद का सूत्र काम में लिया जाएगा। इसलिए आपको ये सूत्र जरूर याद होना चाहिए। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है एग्जाम में, अगर आपको सूत्र आता है तो भी एग्जामिनर को यह पता चल जाएगा कि इसको सूत्र आता है, आगे क्वेश्चन नहीं कराता। तो उसमें अगर क्वेश्चन 4 नंबर का है तो आपको 1.5 से 2 नंबर की समथिंग अगर सूत्र लिख के आते हो तो भी दे देगा वो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सूत्र है। इसी सूत्र के बेस के ऊपर पूरी अपनी जो प्रश्नावली है समांतर श्रेणी की इसी के ऊपर चल रही है। तो इस सूत्र जरूर इसको याद कर लेना। तो ए एन का वैल्यू देखिए अपने पास में क्या है 248 बराबर ए का वैल्यू
12 प्लस n का वैल्यू फाइंड करना -1 मल्टीप्लाई d का वैल्यू 4। अब देखिए अगर 12 मैं लेफ्ट साइड में लेके माइनस करता हूँ कितना बचा 6 3 2, यानी वैल्यू कितनी आ गई 12 घटा दी कितना आ गया अपने पास में 236। अब इधर 4 है अपने पास में, 4 यहाँ से उठा के मैंने 4 भाग में लगा दिया। 4 का इसमें अगर भाग जाएगा तो कितनी बार जाएगा 4 पंजे 20, कितना बच गया 3 यानी 36 और 4 9 36 कितनी बार है 59 बार। 59 का वैल्यू किसके बराबर है n-1 के, यानी अगर n-1 किसके बराबर है 59 के बराबर है तो यहाँ से n का मान जब फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा 59 प्लस में 1 यानी कि n इज इक्वल टू 60, यानी n का वैल्यू कितना आ जाएगा अपने पास में 60। तो मैं कह सकता हूँ कि बोल सकते हैं हम कि 10 से लेकर के 250 तक ऐसी 60 संख्याएं हैं जो 4 से विभाज्य हैं। ऐसे जो क्वेश्चन है अपने 10th क्लास के अंदर ही नहीं, आगे जितने भी कंपटीशन लेवल के एग्जाम होते हैं जैसे दिल्ली पुलिस है, राजस्थान पुलिस है, जीडी हैं, उनमें भी ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आते हैं कि इन दोनों संख्याओं के अंदर 2 से विभाज्य कितनी संख्याएं हैं, इन संख्याओं के बीच में 5 से विभाज्य कितनी संख्याएं हैं। तो अपने को ये सूत्र अगर पता है तो आसानी से वहां पर भी कर सकते हैं। तो ये जो समीकरण है और ये क्वेश्चन है, ये जो सूत्र है ये हालांकि 10वीं तक के लेवल का है, लेकिन 10वीं में ही काम नहीं, या कि बहुत सारी कंपटीशन एग्जाम में काम आएगा। तो ये जो चैप्टर है इंपॉर्टेंट है, आपको इसको इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं आप उसको अच्छे से समझ कर कीजिएगा। एक भी क्वेश्चन को रट के मत करना, हर क्वेश्चन को समझना आसानी से, जिससे कि आपको आगे बेनिफिट हो। अगर आप रट के करोगे इसको तो आप भूल जाओगे 10वीं करते ही, बाद में कोई फायदा नहीं होगा कंपटीशन लेवल में। तो इसको आप आसानी से समझ के आराम से कीजिए। लेकिन आपको कोई दिक्कत आती है इस क्वेश्चन में, कहीं पर भी आपको मिस्टेक लगता है तो उसको रटना मत, आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में बता के, मैं आपको जरूर बता दूंगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 का जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या दिया है, 2 समांतर श्रेणी हैं हमें दी गई हैं। पूछा गया है कि इसमें nवें पद में कौन सा पद इसका बराबर होगा। 1 मिनट में आपके सामने क्वेश्चन रेड करके बताता हूँ क्या क्वेश्चन है पूरा। n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां, पहली समांतर श्रेणी और दूसरी है कि nवें पद बराबर होंगे। n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों के nवें पद बराबर होंगे। हमें 2 समांतर श्रेणी दी गई हैं। अब देखिए जो पहली समांतर श्रेणी है एपी फर्स्ट, अपनी जो एपी फर्स्ट दी गई है वो क्या है 63 65 67, इस प्रकार से आगे कंटिन्यू है। इसी प्रकार एपी जो सेकंड हमें दी गई है, एपी सेकंड है इस प्रकार से भी आगे क्या हो रही है कंटिन्यू हो रही है। मैं पूछा गया है कि n के कौन से मान के लिए इनके nवें पद बराबर होंगे। तो इसका nवां पद और इसका भी कौन सा nवां पद, दोनों क्या होंगे बराबर। अब पहली समांतर श्रेणी के अनुसार मैं चल रहा हूं, आप ध्यान से देखिए। फर्स्ट समांतर श्रेणी में देखिए a का वैल्यू गिवन है अपने को कितना 63, d का वैल्यू अपने को गिवन है कितना 2, an का वैल्यू अपने को फाइंड करना है। किसका वैल्यू फाइंड करना है an का, और n का मतलब n भी नहीं पता अपने को। तो अंतिम पद के सूत्र से क्या होता है an इज इक्वल टू a प्लस n-1 मल्टीप्लाई d। अंतिम पद नहीं पता, a का वैल्यू 63 प्लस n का वैल्यू नहीं पता, d का वैल्यू 2, यानी कितना आ जाएगा अपने पास में 63 प्लस 2n-2। यहाँ पर ध्यान से देखिए 63 में से अगर 2 गए तो कितना बचेगा अपने पास में 61 प्लस 2n, यानी इसका nवां पद है वो कौन कितना आ गया 61 प्लस 2n। ये मान लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पहली जो समांतर श्रेणी है उसका जो nवां पद है वो अपने पास में क्या आया है 61 प्लस में 2n। इसी प्रकार से देखिए ध्यान से, अगर मैं अपने पास में सेकंड एपी के अनुसार चलता हूँ, कौन सी एपी सेकंड एपी में देखिए a का मान दिया गया कितना 3, d का मान दिया गया कितना 7, n का वैल्यू डज नॉट फाइंड और कैन नॉट फाइंड, और जो an का वैल्यू है वो कितना है ये भी नहीं पता। तो अंतिम पद के सूत्र के माध्यम से देखिए an बराबर क्या होता है a प्लस n-1 मल्टीप्लाई
डी। ए एन का वैल्यू बराबर ए का वैल्यू 3 प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी का वैल्यू 7। इसका वैल्यू जो फाइंड करते हैं तो कितना आ जाएगा अपने पास में 3n माइनस 3 प्लस 7n माइनस 7। अब 3 में से 7 गया तो कितना बचेगा माइनस का 4 प्लस में 7n, यानी इसका nवां पद आ गया। दूसरी समांतर श्रेणी का nवां पद ये है, प्रथम समांतर श्रेणी का nवां पद ये है। पूछा गया है कि कौन से पद के लिए दोनों समांतर श्रेणियों के nवें पद बराबर होंगे, तो मैं क्या करूं दोनों के nवें पद एक बार बराबर कर देता हूं। इसका मान और इसका मान क्या करता हूं बराबर। क्वेश्चन में दिया गया है कि दोनों समांतर श्रेणियों के लिए कौन से पद के लिए nवें पद बराबर है, तो दोनों का मान जब मैं अगर बराबर करता हूं यानी कि 61 प्लस 2n का वैल्यू इक्वल टू -4 प्लस 7n के बराबर करता हूं, तो ध्यान से देखिए क्या होगा। 61 पॉजिटिव है, माइनस का 4 लेफ्ट यानी कितना हो गया प्लस का। आगे देखिए 7n माइनस का 2 है, ये कितना हो गया 65 बराबर आगे कितना हो गया 5n। यहाँ से जब n का वैल्यू फाइंड करूंगा तो कितना आएगा 65 अपन में 5, ये कितना आ जाएगा 13। यानी हम बोल सकते हैं n का जो वैल्यू क्या है, तो n के 13वें पद के लिए दोनों समांतर श्रेणियों के nवें पद बराबर होंगे। कुछ नहीं करना, आसान इजी सा क्वेश्चन है। दोनों समांतर श्रेणियों का अंतिम पद और सूत्र लगाना है। दोनों में जब nवें पद का मान आएगा दोनों समांतर श्रेणियों के nवें पद को बराबर करना है। nवें पद बराबर करते ही दोनों साइड में a के वैल्यू फाइंड नहीं है जो है n, और उसको लेफ्ट राइट में ले जाके n का वैल्यू फाइंड करेंगे और अपने पास n का जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा 13। तो अगर इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप हमें ज़रूर सजेस्ट करें कि इस क्वेश्चन में हमें ये बताएं, मैं आपको सॉल्यूशन ज़रूर दूंगा। अगर आपको क्लास में हमारी कोई भी त्रुटि लगती है, कोई भी डाउट लगता है, तो भी कमेंट बॉक्स में आप एज ए सजेशन हमें सुझाव दे सकते हैं कि आपकी क्लास में ये थोड़ा इम्प्रूव कीजिए, तो हम वो भी आपके लिए ज़रूर करेंगे। लेकिन आपको सजेशन ज़रूर देना है कि आप ऐसा कीजिए वैसा कीजिए, हम आपके अनुसार चलेंगे। आप जो बोलोगे उसी हिसाब से अपन पढ़ा भी रहे हैं साथ में और आपकी बातों का अनुसरण कर भी रहे हैं। तो इसी के साथ में आज अपनी क्लास है को विराम देते हैं और सभी का धन्यवाद। और दोस्तों अपनी जो क्लास है, अपना चैनल है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो और लाइक करो। जय हिंद, जय भारत।